हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम एंड पढ़ रहे आईआईटी जैम केमिस्ट्री ऐप। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईआईटी जैम 2019 का वीडियो सॉल्यूशन और ये रहेगी जी हमारी पार्ट नंबर 1, जिसमें हम पहले 10 एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे 1 to 10 ऑफ आईआईटी जैम 2019। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल भी देरी ना करते हुए। तो ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर रहेगा एंड विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, रिलेटेड टू केमिकल काइनेटिक्स। तो क्या पूछा जा रहा है जी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपने बेसिक क्लासेस में इसको पढ़ा भी होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो बोला गया है for a reaction of type A plus B products, the unit of rate constant is mole per liter per second. This is important to you. ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि यूनिट दे दी आपको रेट कांस्टेंट की, मोल पर लीटर पर सेकंड, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। देखिए भाई, हमारे पास एक काफी बढ़िया मेथड होता है। अगर आपको यूनिट दे रखी हो रेट कांस्टेंट की, तो उससे आप क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो कैसे ये पूरा कंसेप्ट होता है, क्या इसके पीछे कंक्लूजन्स होते हैं, तो आइए समझते हैं। देखिए, हमें पता है कि रेट का मतलब क्या होता है। रेट का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई भी रेट लगा लीजिए, यहां पे रिएक्शन के रेट की बात करते हैं तो रिएक्शन का रेट हम कंसंट्रेशन देखते हैं। तो चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर टाइम के साथ कंसंट्रेशन चेंज हो रही है उसी को रेट बोलते हैं। तो यानी कि रेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। अब आप सभी को पता होगा कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है जी, मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल, एंड पर लीटर, और पर टाइम है तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, पर सेकंड। यानी कि रेट की यूनिट क्या हो गई है स्टूडेंट, रेट की यूनिट हो गई है मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, अब अगर इसी को हम देखें इन द टर्म ऑफ रेट कांस्टेंट, इन द टर्म रेट ला एक्सप्रेशन, तो रेट ला एक्सप्रेशन क्या बोलता है, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, एंड यहां पे क्या लिख देते हैं भाई, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। क्या लिखते हैं स्टूडेंट, यहां पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और उसका लगा देते हैं एन। एन बोले तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एन बोले तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रेट ला एक्सप्रेशन हमें क्या कहता है कि रेट is equal to rate constant, K stands for rate constant and concentration की पावर n। अब हमें पता है कि रेट की यूनिट क्या है भाई, रेट की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर एंड पर सेकंड है। ठीक है, रेट कांस्टेंट की यूनिट हमें निकालनी है, और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स, मोल पर लीटर की पावर n। अब उस टर्म को आप नीचे ले आइए, है ना, उस टर्म को जब आप यहां नीचे लेके आएंगे तो ये बनेगा जी मोल, एंड उसके बाद पर लीटर की पावर, देखिए ये जब नीचे आएगी तो n होगा, जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो मोल पर लीटर की पावर हो जाएगी 1 माइनस n। दिस इज इंपॉर्टेंट, मोल पर लीटर की पावर हो जाएगी 1 माइनस n, एंड यहां पे फिर क्या रहेगा जी, पर सेकंड। यहां पे क्या रहेगा, पर सेकंड। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ, दिस इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर। अगर हमारे पास nth ऑर्डर की यूनिट पूछे रेट कांस्टेंट की, तो वो ये होती है मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n एंड पर सेकंड। ठीक है, तो अगर देखिए भाई, अगर हम यहां पे ऑर्डर चेंज करें, फॉर एग्जांपल भाई सबसे पहले आपको बोल दिया गया है कि n की वैल्यू क्या कर दो, 0, ऑर्डर 0 है, तो 0 ऑर्डर पुट करने पे कोई चेंज आएगा नहीं, तो यूनिट क्या हो जाएगी, वही सेम रहेगी जी, मोल, है ना, क्या रहेगी जी यूनिट, मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर आप n इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, और किसी की भी पावर 0 1 होता है, इसका मतलब ये आ जाएगा पर सेकंड, पर सेकंड। अगर आप n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, अब 2 पुट करने पे क्या होगा, माइनस, तो अब यहां पे जाएगा जी मोल पर हो जाएगा, पर मोल लीटर एंड पर सेकंड, एंड पर सेकंड। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं भाई, आप निकाल सकते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर। तो मैंने पूरा समझा दिया कि आया कहां से। सबसे पहले रेट,
रेट के बाद रेट ला एक्सप्रेशन, रेट ला एक्सप्रेशन के बाद nth ऑर्डर की रेट कांस्टेंट की यूनिट, उसके बाद हम सभी के निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि मोल पर लीटर पर सेकंड। तो आप इसको इजीली देख पा रहे हैं कि दिस इज वैलिड ओनली फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो किसके लिए हो जाएगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जीरो ऑर्डर। ये जो आ रही है ये किसके लिए आ रही है भाई, जीरो ऑर्डर के लिए आ रही है। इसी को अगर और टर्म में पूछना होता तो बताइए ऐसी कौन से ऑर्डर की काइनेटिक्स होगी जहां पे रेट ये जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, है ना। ऐसे कौन से ऑर्डर की केमिकल रिएक्शन होगी जिसमें रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। देखिए स्टूडेंट, अगर आप बात कर रहे हो कि जीरो ऑर्डर है तो जीरो ऑर्डर का मतलब है रेट, यहां पे रेट कांस्टेंट एंड इनिशियल जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है उसकी पावर जीरो। इसका मतलब इसका जो रेट है वो कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो वो भी जीरो ऑर्डर के लिए ही होता है। अगर एक और क्वेश्चन पूछे तो कैसे पूछ सकता है आपसे, वो ये पूछ सकता है बताइए किस ऑर्डर की काइनेटिक्स के लिए, किस ऑर्डर की काइनेटिक्स के लिए हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, किस ऑर्डर की काइनेटिक्स के लिए हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो दैट इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। आप सभी को पता है कि हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है 0.693 डिवाइड बाई के रेट कांस्टेंट। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं स्टूडेंट। तो ये एक इजी सा क्वेश्चन था भाई, केमिकल काइनेटिक्स का पहला क्वेश्चन। तो चलिए भाई, दिस इज रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स। द थर्मोडायनेमिक क्राइटेरिया for spontaneity of a process in a system under a constant volume and temperature and in the absence of any work other than expansion work is। देखिए भाई, हम बेसिकली देखते क्या है, अगर आप स्पॉन्टेनिटी की बात करते हो तो ज्यादातर टाइम हम ये देखते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। इसको ऑब्जर्वेशन में लिया जाता है, इसको ऑब्जर्वेशन में लिया जाता है और हम ये बोलते हैं कि अगर हमारा डेल्टा जी नेगेटिव हो जाता है तो हम बोल देते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। बट हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होंगे भाई, बहुत सारे एग्जांपल्स जहां पे एंथैल्पी अगर नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक है, तो एंट्रोपी हो सकता है कि वहां पे डिक्रीज कर रही हो। तो इसी के लिए यहां पे एक नई टर्म इंट्रोड्यूस की गई थी, दैट इज हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज, इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट। अगर इसका रिप्रेजेंटेशन में बताऊं तो इसे डेल्टा ए है एंड डेल्टा ई माइनस में टी इंटू डेल्टा एस, माइनस में टी इंटू डेल्टा एस, ये इसका एक्सप्रेशन होता है। तो भाई अगर कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो वहां पे कंफर्म ही वहां पे ये वाली जो टर्म है डेल्टा ए, या इसे आप बोल दो कैपिटल ए, एट कांस्टेंट है वॉल्यूम एंड प्रेशर, ये ऑलवेज लेस देन जीरो होता है। ये बिल्कुल भाई बढ़िया क्राइटेरिया है और ये लेटेस्ट आप बोल सकते हैं कि इसका डेवलपमेंट है बेसिकली। तो ये रहा चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव, ठीक है बोल सकते हैं, लेकिन देखिए चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव ये भी नॉर्मल ट्रेंड जो होता है वही है, बट काफी एक्सेप्शंस रहते हैं। लेकिन मोस्ट बढ़िया सा जो आंसर आएगा दैट इज दिस, चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी इज नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो पक्का ही रिएक्शन आपका क्या रही होगी, स्पॉन्टेनियस रही होगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इसका एक्सप्रेशन ये है, यहाँ पे डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी है, बेसिकली रिएक्शंस की एनर्जी आप बोल सकते हो। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को देख सकते थे। सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। जैम 2019 के बाद भी बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा था। द नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल दैट कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिटेक्ट किया जा सके कार्बन डाइऑक्साइड के इतने कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड्स होते हैं। देखिए भाई, नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड्स अगर लीनियर होता है तो उसके लिए फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोड्स निकालने का जो हमारे पास फार्मूला होता है दैट इज 3n-5। अगर हमारे पास लीनियर है तो n की वैल्यू यहाँ पे बात करोगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, यहाँ पे CO2 की अगर आप बात करोगे, CO2 की अगर बात करोगे तो यहाँ पे भाई 3 हो जाएगी। तो 3 into 3 करना है एंड माइनस में ये रहा। कहने का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ मोड्स, जो नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स है दैट इज 4। तो क्या चारों के चारों आपका IR एक्टिव होते हैं? क्या चारों अपना जो है वहां पे ये शो करेंगे भाई, डिटेक्ट हो जाएंगे? नहीं से। देखिए इन चार में से
अगर आप बात करेंगे स्टूडेंट, इन चार में से दो होते हैं स्ट्रेचिंग, एंड दो होते हैं बेंडिंग, वाले, ठीक है, दो होते हैं बेंडिंग वाले। तो देखिए भाई, अब इसमें भी दो प्रकार की स्ट्रेचिंग होती है स्टूडेंट। एक होती है बेसिकली आपका सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग एंड एक होती है आपका अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। इसी प्रकार बेंडिंग भी दो प्रकार की होती है भाई। तो ये देखा गया जो बेंडिंग वाले दोनों मोड्स हैं वो IR एक्टिव होते हैं, है ना, एंड अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाला भी मोड जो होता है वो भी IR एक्टिव होता है। बट ये जो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होती है इसके अंदर डायनामिक डाइपोल मूवमेंट नहीं होती है, जिसकी वजह से ये IR के अंदर आपका डिटेक्ट नहीं हो पाता है। तो जो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होती है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के अंदर, वो IR के अंदर डिटेक्ट नहीं हो पाता। अगर मैं आपको इसको बना के दिखाऊं, इसको एक्सप्लेन करना चाहूं तो कुछ इस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे कि भाई ये देखिए कार्बन, ये C डबल बॉन्ड O, इसी प्रकार ये C डबल बॉन्ड O। तो इसमें स्ट्रेचिंग कुछ इस प्रकार से हो जाती है स्टूडेंट, ये वाला यहां जाएगा तो ये वाला यहां जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पे जो नेट डाइपोल मोमेंट होती है दैट इज जीरो। नेट डाइपोल मोमेंट या फिर इसी को आप डायनेमिक डाइपोल मोमेंट बोलोगे, वो जीरो होती है। अगर ये जीरो हो जाएगी तो फिर यह IR में आपका डिटेक्ट होने वाला नहीं है। हाँ, अगर आप अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग की बात करते तो वो कैसे होती, वो कुछ ऐसे होती भाई, एक मॉलिक्यूल आपका ऐसे जा रहा है तो दूसरा मॉलिक्यूल भी इसी डायरेक्शन में जाता, तो एक बॉन्ड लॉन्गर हो जाता स्ट्रेचिंग करने से, एक शॉर्टर हो जाता। तो यहाँ पे जो नेट डाइपोल मूवमेंट है ना, बेसिकली डायनेमिक डाइपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगी, तो ये डिटेक्ट हो जाता है और ये डिटेक्ट नहीं होता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था, ये इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए था। ठीक है भाई, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं भाई। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपसे करेक्ट पूछा जाए तो सी यानी कि थर्ड इज द करेक्ट आंसर। इसका भी जो सही आंसर आ जाएगा जैसे वो तीसरा आ जाएगा। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। दिस इज रिलेटेड टू बेसिक मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन है एंड उसमें भी वेक्टर टॉपिक का ये क्वेश्चन। देखिए यहां पे बोला गया है the three known coplanar vectors ABC, this expression as written as। देखिए भाई बहुत सारे तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के। अगर आपके पास बीएससी में मैथमेटिक्स था तो वहां पे वेक्टर एक पूरा टॉपिक होता है, एक बुक होती है वेक्टर्स की बेसिकली, तो वहां पे तो काफी अच्छे अच्छे तरीके बताए जाते हैं। हाँ, तो देखिए डायरेक्ट मेथड तो ये है कि जो ये बेसिकली ये वाले प्रोडक्ट होते हैं आपका, ये देखिए ये जो प्रोडक्ट होता है, जैसे मान लेते हैं इसको व्हाइट कलर से लिखते हैं भाई, मान लो यहाँ पे दिया हुआ A डॉट इंटू B क्रॉस C। देखिए भाई ये जो है ना डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट भी होता है और क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है हमारे पास वेक्टर्स में। तो ये साइक्लिक का होता है भाई, साइक्लिक नेचर का। जैसे अगर आपने ये लिखा तो नेक्स्ट टाइम आप B को बाहर निकाल दीजिए, डॉट C और A का क्रॉस कर दीजिए, C और A का क्रॉस कर दीजिए। इसी प्रकार मान लीजिए कि भाई अगर आप C को बाहर निकालेंगे तो B और A का क्रॉस कर दीजिएगा, B और A का क्रॉस कर दीजिएगा। तो ये साइक्लिक वे में चलते हैं भाई, ये साइक्लिक वे में चलते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज ए होगा, ए। लेकिन भाई मान लेते हैं आपको नहीं आता, तो फिर कैसे करें भाई? मान लो जी ये याद नहीं हमें, तो इसका भी बड़ा आसान सा तरीका भाई। सबसे पहले यहाँ पे क्या किया गया, बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट किया गया है। तो भाई आप क्या कर लो इसके लिए, अगर आपके पास टाइम हो एग्जाम में और इसको बिल्कुल आप चेक करना चाहते हैं तो आप वेक्टर मान लीजिए भाई। आपने एक वेक्टर मान लिया आई प्लस में जे प्लस में के, ये एक आपने वेक्टर मान लिया है भाई ए। उसके बाद वेक्टर बी जो माना है आपने यहाँ पे वो मान लिया भाई आपने 2i मान लिया, ठीक है, या फिर इसको ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं, 1 मिनट रुकिए। या i माना प्लस 2jk माना प्लस में 3k वाला मान लिया ये। उसके बाद जो c वेक्टर माना वो आपने i वाला मान लिया, ये 4k मान लिया और ये आपका 6k मान लिया। तो हम मान लेते कि आपने ये वेक्टर्स मान लिए है ना, इस प्रकार से। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट करो भाई। इसमें क्या किया गया है, पहले b और c का क्रॉस प्रोडक्ट किया गया है। क्रॉस प्रोडक्ट करना भी आपको आना चाहिए कि कैसे करते हैं भाई। ये बी और सी का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो कैसे, ऊपर लिखा जाता आई जे के, नीचे लिख दो इनका जो भी नंबर है। तो यहाँ पे 1 2 3, इसी प्रकार इनका भी नंबर लिख दो 1 4 6। इसका क्रॉस प्रोडक्ट कीजिएगा स्टूडेंट, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कीजिएगा। कैसे करेंगे? तो भाई तरीका वही होता है, जैसे डिटरमिनेंट है ये 12 है ना, 12 में से 12 गए तो कितना आ जाएगा, ये 0i आ जाएगा।
कितना आ जाएगा 0 आई आ जाएगा। अब ये वाला जो है ना ओड पोजीशन पे होता है तो जे हो गया, ठीक है, इसको ऐसे देखना पड़ेगा। तो 6 में से 3 गए, 3 आ जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार अगर आप के की बात करेंगे, के की, तो ये आ जाएगा जी 2। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2। तो अब देखिए ये बेसिकली आ गया। अब इसका जो है डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, किसके साथ कर दीजिए, इसका डॉट प्रोडक्ट ए के साथ। तो ए में क्या क्या चीजें आ रही है 1, तो इसकी मल्टीप्लाई करनी भाई, इसकी तो 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे क्या आ जाएगा 0, ठीक है। इसी प्रकार 1 की मल्टीप्लाई -3 के साथ करोगे -3 आ जाएगा। अगर 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है भाई। कितना आ जाएगा -1, कहने का मतलब ये रहा -1। अब आप क्या करना स्टूडेंट, इनका भी करके देख लेना। अब मान लो कि पहले आप क्या कर लो, यहाँ पे ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, फिर डॉट करना। अगर -1 आ जाए तो समझ जाना, अगर -1 आ जाए तो समझ जाना कि वो क्या कर लेना भाई, आपका सेम होगा। तो चलो अगर देख लेते हैं फटाफट से कि अब मैं मान लेता हूं कि मुझे यहाँ पे ए एंड बी का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो कैसे करेंगे, आई जे के। अब भाई ए में क्या है 1 1 1 एंड यहाँ पे 1 2 3 आ रहा है, तो कैसे किया जाएगा स्टूडेंट, 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया, आई आ गया माइनस, ठीक है, 3 में से 1 गया तो 2 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा 2। इसी प्रकार अगर यहां से देखोगे तो प्लस क्या आ जाएगा। अब इसका क्या करना है भाई, सी के साथ करो, ठीक है ना, +4 जे आ जाएगा एंड 6 क्या आ जाएगा। तो देखो 1 की 1 के साथ हो गया, इसके साथ करोगे -8 और इसके साथ करोगे कितना आ गया, इसके साथ करोगे तो कितना आ गया 6 है ना आपका, तो ये 6 हो गया, ये आपका -8 हो गया। तो देखना भाई कितना आ रहा है जी 7, तो कितना आ गया -1 आ गया ना। यहां से भी -1 आ रहा था, यहां से भी -1 आ रहा था और यहां से भी -1 आ रहा था। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात प्रूव हो जाती है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात प्रूव हो जाती है कि A क्रॉस B डॉट C ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपका इक्वल है। तो आप इसको ऐसे प्रूव कर सकते थे, ठीक है ना। मतलब भाई एग्जाम में भाई अगर ये चीज याद ना रहे तो ये चीज आपकी काम आ जाती है एग्जाम टाइम पे। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स का वेक्टर का क्वेश्चन था, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन भाई मेरा फेवरेट क्वेश्चन होता है और मेरे स्टूडेंट का भी, और बिल्कुल भी हम यहाँ पे यूज नहीं करते हैं एमओ डायग्राम का, बिना एमओ डायग्राम के सॉल्व कर देते हैं। द करेक्ट ट्रेंड इन दी बॉन्ड ऑर्डर, भाई बॉन्ड ऑर्डर का ट्रेंड निकालिए। सबसे पहले O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव एंड O2 नेगेटिव। देखिए जो आपका सबसे पहले नाम इनके बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भाई। O2 नेगेटिव को बोला जाता है सुपर ऑक्साइड, O2 नेगेटिव को बोला जाता है सुपर ऑक्साइड, O2 नेगेटिव को बोला जाता है पर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पर ऑक्साइड। एंड O2 पॉजिटिव को कुछ इसका कोई स्पेशली नाम हम लेते ही नहीं है। तो इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है भाई। देखिए अगर आप बात करेंगे O2 पॉजिटिव, दिस इज यहां पे होते हैं 15 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। O2 नेगेटिव के अंदर होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन एंड O2 नेगेटिव के अंदर होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो भाई ट्रिक क्या होती है, बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, वैसे तो बहुत सारी ट्रिक्स होती है, लेकिन एक काम की ट्रिक ये है कि यहाँ पे आप 14 लिख लीजिए, 14 के सामने 3 लिख लीजिए, उसके बाद 13 2.5 लिख लीजिए, उसके बाद 12 एंड यहाँ पे 2 लिख लीजिए। हाफ आप माइनस करते चलिए, यहाँ पे 1.5 लिख लीजिए, यहाँ पे आप 1 लिख लीजिए। इसी प्रकार 15 का 2.5 लिख लीजिए, 16 का 2 लिख लीजिए, है ना, 17 का 1.5 लिख लीजिए एंड 18 का क्या लिख लीजिए 1 लिख लीजिए। अब अगर आप यहां से देखेंगे, आपसे 15 इलेक्ट्रॉन था ना, O2 पॉजिटिव का मतलब 15 इलेक्ट्रॉन, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा जी 2.5, ठीक है। उसके बाद कितना है जी 17, 17 वाले का कितना हो जाएगा 1.5, 17 वाले का कितना हो जाएगा, यानी कि इसका बेसिकली हो जाएगा 1.5 और इसका 18 वाले का कितना हो जाएगा 1। तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा दैट इज O2 पॉजिटिव, किसका आएगा भाई यहाँ पे O2 पॉजिटिव का, फिर O2 नेगेटिव का और फिर सबसे कम इसका हो जाएगा। सबसे कम किसका हो जाएगा यार। तो इस क्वेश्चन का भाई करेक्ट आंसर जो आ जाना चाहिए था डी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए था वो डी आ जाना चाहिए था। केमिकल बॉन्डिंग में एमओटी का बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, अगर आपसे बॉन्ड लेंथ पूछ लेता तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर।
ये बात जरूर नोट कर ले। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर। जितने ज्यादा बॉन्ड बने होंगे, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब भी क्या है कि एक मॉलिक्यूल्स में दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड बने हुए हैं, एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड बने हुए हैं, वही तो बॉन्ड ऑर्डर होता है। ठीक है ना, तो ये बात समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत इजी क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने भी थोड़ी बहुत बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी वो एकदम से बता देंगे। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द मेटल आयन प्रेजेंट इन द एक्टिव साइट ऑफ मायोग्लोबिन। देखिए भाई, आपके पास एक मायोग्लोबिन होता है और एक हीमोग्लोबिन होता है। मायोग्लोबिन का काम होता है भाई स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है मायोग्लोबिन। एंड हीमोग्लोबिन क्या करता है, उसका ट्रांसपोर्ट करता है। तो भाई आप सभी को बता आना चाहिए कि मायोग्लोबिन के अंदर आयरन मेटल प्रेजेंट होती है। क्या भाई, आयरन Fe प्रेजेंट होती है। हीमोसाइनिन और मायोग्लोबिन एक हेमे ग्रुप होता है भाई, ये भी बात ध्यान रखना कि ये आपका एक हेमे ग्रुप होता है। जिन बच्चों ने बायो इनऑर्गेनिक पढ़ी होगी ये काफी इंपॉर्टेंस हो जाता है कि कौन हेमे कौन नॉन हेमे। उसके बाद देखिए, नाम से पता लग रहा है कि हीमोसाइनिन, नाम से पता लग रहा है हीमोसाइनिन, तो आपको लगेगा भाई हीमो है तो हेमे भी होगा और साइनिन है तो यहाँ पे कुछ जो है हो सकता है कि भाई कुछ और प्रेजेंट हो। लेकिन इसमें हीमोसाइनिन नॉन हेमे होता है और इसके अंदर कॉपर मेटल पाई जाती है, इसके अंदर कॉपर मेटल पाई जाती है। तो देखिए भाई, ये तो ठीक आयरन, मोलिब्डेनम आते ही गलत हो गया, ये ठीक आयरन, मोलिब्डेनम आते ही, तो ए और सी में से आंसर होगा। अब ये कह रहा जी आयरन नहीं, सी कॉपर होता है, इसका मतलब काम खत्म। हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। हाँ, विटामिन B12 के अंदर बेसिकली आपका कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है विटामिन B12 के अंदर। तो भाई ये तीनों ही बहुत बढ़िया, मतलब बायो इनऑर्गेनिक है, बायो इनऑर्गेनिक के कंपाउंड है बेसिकली। तो होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ज्यादा कुछ समझाने का था नहीं, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है जो बायो इनऑर्गेनिक में आपको दी जाती है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये अगर देखा जाए तो क्या कहना है इस क्वेश्चन में, आइए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ लैम्डा मैक्सिमम ऑफ द हलाइड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। कहा, हलाइड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर बैंड ऑफ दिस। डिफरेंस देखिए स्टूडेंट कहां पे आ रहा है, यहाँ पे कोबाल्ट है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, 5 अमोनिया सेम है। तो दिक्कत कहां पे आ रही है, इस क्लोरीन में, इस ब्रोमीन में एंड इस आयोडीन में। अब भाई यहाँ पे होता कैसे है भाई, इसमें बेसिकली ये होता जी आपका यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जो आपकी मेटल्स हो जाएगी, मेटल्स का ऊपर रहता है ना, मेटल्स का लूमो ऊपर होता है एंड ये होमो होते हैं भाई कुछ इस प्रकार से नीचे, तो यहां से यहां ट्रांसफर होता है। अब बात ध्यान देने वाली क्या है स्टूडेंट, फील्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है, ये जो गैप है वो किसके अंदर, क्लोरीन के अंदर सबसे ज्यादा होता है भाई। जो गैप है वो क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। अगर गैप सबसे ज्यादा है, ये वाला गैप अगर सबसे ज्यादा है ना, एनर्जी बोल सकते हैं बेसिकली। हमें ये बात तो पता ही कि Hc इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू Hc बाई लैम्डा। तो अगर इसकी क्लोरीन के केस में एनर्जी सबसे ज्यादा है तो लैम्डा क्या रहा होगा, मिनिमम रहा होगा, क्योंकि एनर्जी एंड वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। क्लोरीन के केस में अगर यह गैप सबसे बड़ा है तो लैम्डा उसका सबसे छोटा रहा होगा। आयोडीन के केस में अगर ये गैप सबसे छोटा है तो लैम्डा मैक्सिमम रहा होगा। तो आपका इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, आपका इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी। बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये होमो लूमो का भी आइडिया नहीं था तो भी आप इस क्वेश्चन को कर पाते। भाई क्लोरीन की फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, वो एनर्जी ज्यादा रही होगी, गैप ज्यादा रहा होगा, तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो वहां से आप इस क्वेश्चन को इजिली कर पाते। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज रिलेटेड टू फेवरोस्की रिएक्शन का ये क्वेश्चन है। तो आइए डिस्कस करते हैं इसको काफी अच्छे से, विद मैकेनिज्म मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसा का ऐसा उतार लेता हूं नेक्स्ट जो है अपनी स्लाइड उसके अंदर और फिर एक्सप्लेन करता हूं। तो ये कह रहे हैं कुछ ऐसी स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पे दी गई है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पे दी गई है, ये C डबल बॉन्ड O, तो ये आपका हो गया जी C डबल बॉन्ड O एंड ये हो गया आपका Cl। अब इसकी रिएक्शन करवाई गई है NaOET के साथ, NaOET के साथ। पहली बात तो सर ये फेवरोस्की है, इसकी कोई खास बात है? यस बिल्कुल भाई। ये देखिए यहाँ पे अल्फा जो कीटोन है, सॉरी कीटोन बोलो या कोई भी कार्बोनिल है, तो दिस इज अल्फा हेलो
अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड होता है। अगर कोई अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड हो और उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई जाए, किसी बेस के साथ, तो यहाँ पे इन्होंने स्टार लगा रखा भाई, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, स्टार की बड़ी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहला स्टेप होता है कि इस सी डबल बॉन्ड, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये वाला जो हाइड्रोजन है सी डबल अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे सबसे ये बेस और ये एसिडिक प्रोटॉन है। तो पहला स्टेप होता है यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन। पहला स्टेप यहाँ पे होता है जो ये आपका ये वाला होता है, ये सी डबल बॉन्ड को यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है एंड यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ और ये स्टार। उसके बाद स्टेप में क्या होता है स्टूडेंट, ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे अटैक करता है, यहां से क्लोरीन बाहर निकल जाता है, यहां से क्लोरीन बाहर निकल जाता है। तो जैसे ही बाहर निकलेगा उसके बाद यहाँ पे देखिएगा भाई ये कुछ ऐसी फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई होगी, वापिस से मैं बना लेता हूँ एक बार दोबारा से, कुछ ऐसी फॉर्मेशन यहाँ पे हमारी हो गई कि ये यहाँ पे बन गया और ये आपका सी डबल बॉन्ड ओ ऐसा का ऐसा, एंड ये आपका स्टार भी अभी यहाँ पे ऐसा का ऐसा। ठीक है, यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद क्या होगा, जो NOET के अंदर OET है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक करेगा, कहां पे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे, इस पोजीशन के ऊपर ऐसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया। ठीक है भाई, अगर इसका ये वाला एडिशन हुआ है तो फिर आपको यहाँ पे क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, O के ऊपर नेगेटिव हो गया एंड इसी हाँ ठीक तो है भाई, ये रहा, और इसी के ऊपर आ गया OET, इसी के ऊपर क्या आ गया OET। अब यहां पे हमने क्या लगा दिया जी स्टार, यहां पे जो स्टार है वो वहीं पे लगा रहेगा। अब इससे दो टाइप के प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते हैं स्टूडेंट, वो दो टाइप के कौन कौन से भाई, तो टाइप एक मैं यहां पे लिख दूंगा, तो ये हो सकता है कि भाई देखिएगा सबसे पहले तो यहां पे इसने अटैक करना है, ये यहां पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड यहां पे ब्रेक कर जाए, है ना, इसने यहां पे अटैक किया और ये वाला बॉन्ड यहां पे ब्रेक कर जाए। अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करेगा तो ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक कर जाता है मान लेते हैं, तो इसके ऊपर ये जो कार्बन है, ये कार्बन सी डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे OET, और ये जब यहाँ पे ब्रेक करेगा, देखिए इस बॉन्ड को तोड़ना है पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस स्टार के ऊपर नेगेटिव आएगा और वापस से प्रोटॉन मिल जाएगा। तो ये वाला एक प्रोडक्ट पॉसिबल है। एक प्रोडक्ट क्या पॉसिबल है जी, ये वाला पॉसिबल है। दूसरा जस्ट आप इसके रिवर्स कर सकते हैं भाई, मैं ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, इससे कर देते हैं भाई, पिंक से शायद दिख जाए। दूसरा ऐसा हो सकता है भाई, इसने यहाँ पे अटैक किया और इस बॉन्ड को आपने यहाँ पे तोड़ दिया भाई, है ना, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है कि इस बॉन्ड को अब आपने ग्रीन वाले तरीके से, तो जब आप ऐसे करेंगे तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा, बनेगी तो 5 मेंबर की रिंग ही यहाँ पे भी बनेगी, तो 5 मेंबर की रिंग ही यहाँ पे, बट स्टार की बड़ी इंपॉर्टेंस, जब आप इस बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो यहां से जी ये जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है CH2, ये देखिए ये जो यहाँ पे, ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, ये जो कार्बन है अब इसके ऊपर क्या लगा होगा, यहाँ पे इसको हटाइए यहाँ से, इसके ऊपर लगा हुआ सी डबल बॉन्ड O एंड OET। अब स्टार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, अब स्टार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो भाई एक तो उसी कार्बन के ऊपर स्टार, मतलब जिस कार्बन पे स्टार था उसी के ऊपर सी डबल बॉन्ड OET लगेगा, और एक उसके दूसरे वाले पे। तो ऐसा देखते हैं स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, ऐसा आपको कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा, उसी का डिस्कशन यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो भाई देखो इसको आप देख लीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं। पहले में देखिएगा स्टूडेंट, इसके ऊपर कोई स्टार आएगा क्या, सी डबल बॉन्ड OET वाले कार्बन के ऊपर सी डबल बॉन्ड O वाले पे स्टार, हटा दो एकदम से, नहीं पॉसिबल है। यहां पे देखिए, यहां फिर से ऐसी गड़बड़ी, 6 मेंबर का तो कुछ है ही नहीं रोल, हटा दो इसको भी एकदम से, इसको भी हटा दो। तो भाई बिल्कुल आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मुझे नजर आ रहा है सी इसका बिल्कुल सबसे बढ़िया आंसर है। बिल्कुल वही एक्सप्लेनेशन मिल रही है कि जो सी डबल बॉन्ड OET एक तो यहाँ पे आ गया और एक इसी वाले के ऊपर आ गया। इसको आप काफी हद तक कंपेयर कर पाएंगे भाई, ध्यान से देखिए कि जो सी डबल बॉन्ड OET नेक्स्ट कार्बन से ये लगा हुआ है और एक उसी के ऊपर लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर। फेवरस की रिएक्शन होती है भाई, ये बेसिकली मैंने काफी डिटेल में पढ़ाई है क्लास लेक्चर्स में, अगर आपने ध्यान से पढ़ी होगी तो काफी। ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग है ना, यहाँ तो सिमेट्रिकल कंडीशन थी स्टूडेंट, यहाँ पे तो ये जो है ना सिमेट्रिकल था, कई बार यहाँ पे अनसिमेट्रिकल चीज हो जाती है, तो फिर हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन देखते हैं, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे ज्यादा स्टेबलाइज होगा, फिर उसको उस हिसाब से ब्रेक किया जाता है, फिर उसको उस हिसाब से ब्रेक किया जाता है। ठीक है, होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और ये फेवरस की रीअरेंजमेंट भी समझ में आ गई होगी, फेवरस की रिएक्शन। नेक्स्ट है जी बैकमैन रीअरेंजमेंट, बहुत बढ़िया भाई।
नेक्स्ट रिएक्शन इज योर बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें भाई कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा तो आपको ये बताना था। तो देखिए भाई यहां से पता लगा दिस इज ऑक्साइम है, ये बेसिकली ऑक्साइम, और ये H पॉजिटिव या फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखा मिलता है, ठीक है। वैसे इसको मैं अपने तरीके से पढ़ाता हूँ। कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम अगर आपने नाम सुना हो, नाइलॉन 6 जो होता है कैप्रोलैक्टम उसका नाम होता है। तो कैप्रोलैक्टम बनाया जाता है इस रिएक्शन की हेल्प से। नाइलॉन 6 का मोनोमर होता है कैप्रोलैक्टम, ठीक है। तो चलिए भाई देखते हैं कैसे क्या मैकेनिज्म रहता है। पहले मैं एक अपने वर्जन में एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, उसके बाद शायद आप इसको अच्छे से समझ पाए। भाई कई बार ऐसे क्वेश्चन होता है, ये वाला क्वेश्चन दिया रहेगा आपको कि C डबल बॉन्ड O, तो सबसे पहले इसके रिएक्शन बोलेंगे कि हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ करो। सबसे पहले इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ और फिर बोलेंगे H पॉजिटिव के साथ करो। तो पहला जो स्टेप होगा ना स्टूडेंट यहाँ पे हाइड्रोक्सिल अमीन, वो है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइम। किसकी फॉर्मेशन होना है यहाँ पे? ऑक्साइम की फॉर्मेशन होना। तो यहाँ पे देखिए भाई ये डबल बॉन्ड N और यहाँ पे लगेगा OH ना, ये ऑक्साइम होगा। यहाँ के जो दो हाइड्रोजन हैं, यहाँ के जो दो हाइड्रोजन है और इस ऑक्सीजन को लेके उड़ जाएंगे पानी बाहर और ये ऑक्साइम बन जाएगा। इसके बाद आता है जी हमारा, ये तो सिंपल था फंडा। इसके बाद अगर यहाँ पे H पॉजिटिव दिया हो तो ये हो जाएगी जी बैकमैन रीअरेंजमेंट। अब होगी बैकमैन रीअरेंजमेंट। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है स्टूडेंट बैकमैन रीअरेंजमेंट का, कि भाई ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर होता है ये यहाँ पे आ जाएगा, H पॉजिटिव के पास प्रोटॉन को डोनेट कर देगा। जैसे ये डोनेशन दिखाएगा तो यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा कि ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है और ये आपका OH2 पॉजिटिव, OH2 पॉजिटिव। ठीक है भाई, ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहां तक समझ में आती बात। अब आप सभी को पता है कि OH2 ये तो काफी अनस्टेबल वाली बात है, ये तो लीव करेगा यहां से। अब ये जो लीव करता है ना, तो इसके जो एंटी पे रहा होगा वहां से बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। ये इस रिएक्शंस का काफी की पॉइंट है कि ये जो OH है, OH इसके अपोजिट, इसके एंटी अगर ये यहां पे, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड माइग्रेट करेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? है ना, इसके बॉन्ड, तो इस बॉन्ड को यहाँ पे बेसिकली माइग्रेट करवा दिया जाता है ना। ये इस बॉन्ड को बेसिकली यहाँ पे माइग्रेट करवा दिया जाता है कि ये यहाँ से इसके ऊपर अटैक करेगा और इस तरीके से दिखा दिया जाता है। ठीक है भाई, तो इसको आप समझ सकते हैं कि ये इसको रीअरेंजमेंट है बेसिकली एक प्रकार से। तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा एंड यहाँ इसके ऊपर डबल बॉन्ड ऑलरेडी लगा हुआ है। इस प्रकार से जब आप देखेंगे तो कुछ ऐसा 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 करके ये भाई 7 मेंबर की रिंग बन जाएगी। एंड फाइनली जो है आपका यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज कैप्रोलैक्टम। इस रिएक्शन का जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो आपका कैप्रोलैक्टम होता है एंड कैप्रोलैक्टम इज द मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा और देख लीजिएगा। तो सेम ऐसा ही फंडा यहाँ पे भी होगा स्टूडेंट, सेम फंडा यहाँ पे भी होगा। देखिए ये ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बनना, ऐसा भी कोई प्रोडक्ट नहीं बनना, इन दोनों में से बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, इन दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट बनता है। तो भाई ये देखिएगा कि जहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेकिंग किया तो N इसकी साइड आएगा, N इसकी साइड आएगा। तो इसकी साइड आने का मतलब है इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर दैट इज डी, है ना। इसका O के अपोजिट वाला जो है वही अटैक, वही उसी का यहाँ पे अटैक होने वाला है। तो ये बेसिकली भाई आपका डी आ जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इस रिएक्शन का नाम होता है बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन इसका नाम हो जाएगा। तो होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लीजिएगा, मैंने पढ़ाया भाई, स्पेशली अलग से भी पढ़ाया है, तो इसका एक बार मैकेनिज्म आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है भाई हमारा इस वीडियो का, तो वो है जी आपका द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फॉर द फ्लोइंग सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। भाई डीएनए आरएनए के अंदर कौन कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं उसके बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है जैम 2020 के अंदर। तो ये देखिए भाई इसके लिए ट्रिक बताई, एजीसी। एजीसी तो कॉमन होता है, देखो एजीसी एडेनिन ग्वानिन एंड साइटसिन, तो ये तो कॉमन होते हैं। टी इज योर थाइमिन, तो ये रहा इसका जो स्टैंड सब है। देखो अगर यहाँ पे 5 डैश है तो यहाँ पे 3 डैश है। ए का पेयर बनता है टी के साथ, टी का ए के साथ, जी का सी के साथ, सी का जी के साथ, टी का ए के साथ, 3 का 5 के साथ। हालांकि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर दैट इज ए, इस क्वेश्चन का जो आंसर वो पहला ही आ जाता है। और भाई स्पेशली बायो फील्ड वाले बच्चे, मेडिकल फील्ड वाले बच्चे इसको अच्छे से जानते होंगे। और एक स्ट्रक्चर भी है मेरे पास इसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो यहां से देख सकते हो भाई। देखो ये 3 है तो 5 है,
ए का टी के साथ, जी का सी के साथ, टी का ए के साथ, जी का सी का ये, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसमें कुछ ज्यादा समझाने का था नहीं। तो ये था जी हमारे पहले 10 क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन, और काफी डिटेल में मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी है। बैकमैन रीअरेंजमेंट का लास्ट वाला जो स्टेप है वो मुझे अभी थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है भाई, हालांकि ये जरूर है कि यहाँ पे कैप्रोलैक्टम की फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पे एक बार आप जरूर चेकआउट कीजिएगा इसमें लास्ट स्टेप में कहाँ गड़बड़ी हम कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सही है सारा कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे और आगे के एमसीक्यू। थैंक यू।